Good morning, class. Today we will read further this lesson. In 1686, hostilities between the English and the Mughal Emperor broke out after the former had sacked Hooghly and declared war on the emperor. 1686 में जब मुग़ल एम्पायर के और इंग्लिश कंपनी के बीच जो आपसी समझौता था, वो हुगली नदी पर जो समझौता था वो टूट गया एंड डिक्लेयर, और उन्होंने जो वहाँ के एम्पायर थे उन्होंने वार की घोषणा कर दी. द मुग़ल एम्पायर अंडर औरंगजेब वॉज मोर देन द मैच फॉर पैटी फोर्सेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. जो मुग़ल एम्पायर थे उस समय औरंगजेब वहाँ शासन कर रहा था, और उसका जो इंडियन कंपनी के फोर्सेस के साथ एक प्रकार का मैच था. द वॉर एंड मैच का मतलब है यहाँ कि कई बार युद्ध हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. द वॉर एंडेड disastrously for them. They were deprived of their factories in बंगाल. और इसका एक बहुत ही भयानक अंत हुआ कि जो बंगाल की जो फैक्ट्रीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में जो फैक्ट्रीज थी वो उनको खोनी पड़ी. देयर फैक्ट्रीज एट सूरत मसूलीपट्टनम वर सीज्ड. जो उनकी फैक्ट्री थी सूरत में और मसूलीपट्टनम में वो भी उनकी सीज कर दी गई. एंड देयर फोर्ट एट बॉम्बे बी साइड. और जो उनका एक किला था बॉम्बे में वो भी उनको खोना पड़ा. हैविंग discovered that they were still not strong enough to fight the Mughal power. जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि जो मुगल पावर थी अब इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं रही, दे एक्सप्रेस देयर विलिंग टू ट्रेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन रूलर्स. तो उन्होंने इंडिया में मुगल एम्पायर के दौरान मुगल एम्पायर के साथ वहाँ उन्हीं के अकॉर्डिंग, इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग व्यापार करना चाहा. द मुगल अथॉरिटीज रीडली pardoned the English folly as they recognized the foreign trade carried on by the company benefit Indian artisans and merchants and thereby enriched the state treasury. जो उस समय मुगल एम्पायर था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको ऐसा दिखाया कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करेंगे तो वहाँ के जो आर्टिशियंस हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, और जो स्टेट ट्रेजरी है, जो स्टेट का एक प्रकार का राजकोष है, वो भी बढ़ेगा. औरंगजेब परमिटेड दैम टू रिज्यूम ट्रेड ऑन पेमेंट ऑफ 150,000 एज कंपनसेशन. औरंगजेब ने उनको परमिशन दे दी व्यापार करने की एक कॉम्पनसेशन के साथ कि 150,000 का वो कॉम्पनसेशन देंगे. इस कंपनसेशन के बाद उनको परमिशन दे दी ट्रेड के लिए. इन 1770 द कंपनी सेक्योर्ड फ्रॉम एम्पायर फरुखसियार ए फरमान कन्फरिंग द प्रिविलेजेस ग्रांटेड इन 1691. 1691 में उनको जो एक प्रकार की ग्रांट, एक प्रकार की इजाज़त मिली थी, कंपनी अब 1717 में उसको और भी एक्सटेंड कर रही थी. उसने अपनी जो फैक्ट्री वगैरह थी वो गुजरात में, डेक्कन में, वहाँ भी शुरू कर दी थी. दिस फॉर्मैन ग्रांटेड द कंपनी द फ्रीडम ऑफ टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट देयर गुड्स इन बंगाल विदाउट पेइंग ड्यूटी और टैक्सेस. अब जो फरमान था, अब जो आदेश था, उसके अकॉर्डिंग उनको ये भी परमिशन मिल गई थी कि जो भी कंपनी का माल है वो आयात हो या निर्यात हो, उन वस्तुओं को बिना कोई टैक्स दिए वो बंगाल में ला सकते हैं. दिस आल्सो गेव द राइट टू इशू पासिस और डस्टाक्स फॉर मूवमेंट ऑफ सच गुड्स. और उन्होंने इसके अलावा उनको एक पास भी दिया गया कि बिना किसी रोक टोक के वो अपनी जो गुड्स हैं उनको यहाँ ला ले जा सकते हैं. बट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, परंतु 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल वॉज रूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग नवाब सच एज मुर्शिद कुली खां. जो बंगाल में अब एक 18वीं शताब्दी में एक स्ट्रॉन्ग नवाब शासन कर रहे थे, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान. They exercised strict control over the English traders and prevented them from missing their privileges. और उन्होंने जो इंग्लिश ट्रेड था, जो ब्रिटिश व्यापार था,
उस पर नियंत्रण किया और ये भी देखा कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो अधिकार मिले हैं उनका मिसयूज ना कर सके। नाइदर डिड दे अलाउ देम टू स्ट्रेंथन फोर्टिफिकेशन एट कलकत्ता, और उन्होंने ये भी अलाउ नहीं किया कि वो एक मजबूत किलेबंदी करें कलकत्ता के चारों ओर, टू रूल द सिटी इंडिपेंडेंटली, और अपने आप ही उस शहर का रूल रेगुलेशन चलाएं और वहाँ शासन करें। देन द ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन्ड ए मेयर जमींदार ऑफ द नवाब, तब ईस्ट इंडिया कंपनी भी अन्य जमींदार की तरह ही नवाब के पास थी। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल वॉज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल ऑफ द इंडियन प्रोविनेंस। इंडिया की उस समय बंगाल एक बहुत ही रिचेस्ट और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इट्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स वर वेरी डेवलप्ड, जो वहाँ की इंडस्ट्री थी और जो वहाँ का आर्थिक आधार था वो बहुत ही विकसित था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंटरेस्ट इन द प्रोविनेंस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा रही थी वहाँ व्यापार करके। द फरमान ग्रांटेड द कंपनी द फ्रीडम टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट देयर गुड्स इन बंगाल without paying taxing. The company's servants were also permitted to trade but were not covered by this फरमान। कंपनी को ये आदेश मिले थे, ये फरमान मिला था कि वो बिना किसी टैक्स को पे किए वहाँ अपनी वस्तुएं ला भी, अपना जो माल था उनका ट्रेड का वो ला भी सकते थे और वहाँ से ले जा भी सकते थे, लेकिन वहाँ नियंत्रण करने के आदेश नहीं थे। दे वर रिक्वायर्ड टू पे द सेम टैक्सेस एज इंडियन मर्चेंट्स, उनको वही टैक्स देना पड़ता था जो इंडियन मर्चेंट्स देते थे। दिस फरमान वॉज रेगुलर सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, और यही एक कारण बना नवाब के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का। मैटर्स केम टू ए हेड व्हेन द यंग एंड रस सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब इन 1756, और ये जो उनके बीच आपसी संघर्ष था ये और भी उभर कर सामने आया जब सिराजुद्दौला वहाँ के 1756 में जब सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बन गए। ही डिमांडेड दैट द इंग्लिश ट्रेड ऑन द सेम बेसिस एज इन द टाइम ऑफ मुर्शिद कुली खां, और उन्होंने ये कहा कि जो इंग्लिश ट्रेड है वो उन्हीं रूल रेगुलेशन के आधार पर चलता रहेगा जो मुर्शिद अली खां के समय में चलता था, मुर्शिद कुली खां के समय में चलता था। द इंग्लिश रिफ्यूज टू कॉम्पेल एज दे फेल्ट स्ट्रोंग आफ्टर द विक्ट्री ओवर द फ्रेंच इन साउथ इंडिया, और उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश कंपनी है उसको वो अपने आप को क्या थी मजबूत समझने लगी थी जब फ्रेंच को उन्होंने फ्रांसीसियों को जब उन्होंने साउथ इंडिया में हरा दिया था, साउथ इंडिया पर जब कंट्रोल कर लिया था। Instead of agreeing to pay taxes on their goods, they levied heavy duties on Indian goods entering Calcutta, which was under their control, और उन्होंने उस टैक्स के लिए एग्री होने की बजाय जो इंडिया में भारतीय जो व्यापारी थे अपना जब सामान लेके जाते थे कलकत्ता में तो उन पर भी उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया जो कलकत्ता का क्षेत्र उनके नियंत्रण में था। All this angered the young Nawab, who suspected that the company was hostile to him and was favoring his rivals for the throne of Bengal. इस समय जो यंग नवाब था वो गुस्से में हो गया, उसको और ज़्यादा गुस्सा आया जबकि वो ये सोच रहा था पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल में राज्य करने में उसका साथ देगी। द ब्रेकिंग पॉइंट केम व्हेन विदाउट टेकिंग द नवाब्स परमिशन द कंपनी बिगेन टू फोर्टिफाई कलकत्ता इन एक्सपेंशन ऑफ द कमिंग स्ट्रगल विद द फ्रेंच टेंशन एट चंद्रनागौर। ये जो संघर्ष था ये और भी सामने आया, जो वहाँ का नवाब था उसको और भी विरोध तब आया और भी गुस्सा तब आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना उसकी परमिशन के कलकत्ता में किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया, किससे उनको एक प्रकार की आशंका थी फ्रेंच के साथ जो युद्ध हुआ था उनमें चंद्रनागौर क्षेत्र जब उनको मिला था तो उसके लिए उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ordered both the English and the French to demolish their fortification and to desist from fighting each other.
सिराजुद्दौला ने ये ऑर्डर दिया, ये आदेश दिया कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो फ्रेंच हैं जो यहाँ किलेबंदी कर रही है वो ख़त्म करें, और आपसी जो संघर्ष है उनका व्यापार को लेकर के वो भी ख़त्म करें, जो उनके वार चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं छोटे छोटे। वाइल द फ्रेंच कंपनी ओबेड हिज ऑर्डर, फ्रांसीसियों ने तो उनका यह आदेश मान लिया। द इंग्लिश कंपनी रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन इंग्लिश कंपनी ने उसकी अवहेलना की। इट वॉज डेटरमाइंड टू रिमेन इन बंगाल अगेंस्ट द विश ऑफ द नवाब एंड ट्रेड देयर ऑन इट्स ओवन टर्म्स। उन्होंने अभी भी वो नवाब थे बंगाल के, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलती रही ईस्ट इंडिया कंपनी और अपना व्यापार वहाँ करती रही अपने नियमों के अनुसार। दिस वॉज द डायरेक्ट चैलेंज टू द नवाब सवर्जेंट, और ये एक खुला चैलेंज था जो नवाब का वहाँ एकाधिकार था, उसको खुला चैलेंज था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। टुडे you will get one question answer, you have to write and learn it too. Thank you, have a nice day.